वेलकम टू PNB माइंड पॉड चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। स्वागत है आप सभी का आज के शो में। आज का शो हमारा स्वस्थ बिहार स्वस्थ देश के लिए है। हमारा समाज तभी संतुलित रूप से विकसित हो सकता है जब हमारे सभी नागरिक स्वस्थ हों, और इसी क्रम में हम लोग इस शो का निर्माण कर रहे हैं। आज का शो वैसे लोगों के लिए समर्पित है जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक हैं, गरीब हैं, लेकिन उन्हें चिकित्सा के मेथड्स का ज्ञान नहीं है। खासकर बिहार में जब टीबी जैसी बीमारियां विकराल रूप ले चुकी हैं और गरीबों के पास चिकित्सा के लिए सही साधन नहीं है, यह शो उनके लिए एक प्रकाश और एक तेज प्रदान करेगा। और इस शो को हम लोगों ने शूट किया है एक महान सुविख्यात चिकित्सक, जिनका नाम अब मैं कुछ देर बाद ही बताऊंगा। लेकिन आपको मैं ये इन्फॉर्म कर दूं कि देश ही नहीं विदेशों में भी इस इस चिकित्सक ने बहुत ही नाम कमाया है। और यही नहीं बल्कि यूएन के प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने अपने शोध रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। तो आज हम रूबरू हैं उस महान विभूति के साथ जिनका नाम है श्री दिवाकर तेजस्वी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, काफ़ी कुछ हम लोगों ने सुना है आपके बारे में। आपने चिकित्सा जगत में बहुत सा योगदान दिया है, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। चिकित्सा के जो प्रतिमान होते हैं उसको आपने खड़ा किया है। तो आज हम लोग आए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि हमारा जो समाज है, जो कि टीबी और एड्स जैसी बीमारी से जूझ रहा है, उसमें आपने इंटरेस्ट लिया है और विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। कई प्लेटफॉर्म पर आपने सम्मान अर्जित किया है। तो मैं शुरू में ही जानना चाहूँगा सर कि विदेश में आपने जो कुछ किया है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में हमें दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले मैं जब 1999 में इथियोपिया में गया था, 1998 की बात है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मुझे इथियोपिया में हेड डिपार्टमेंट और संकाय अध्यक्ष भी मैं रहा अजमाया यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पर मैंने बहुत करीब से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी त्रासदी को देखा, और जिसमें ट्यूबरकुलोसिस और एड्स ऐसी गंभीर बीमारियाँ उभर करके उस समय आई थी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जिसमें समाज के करीब करीब 33% लोग, 100 में 33 व्यक्ति इस बीमारियों से प्रभावित थे। ऐसे में हर एक परिवार में प्रति सप्ताह प्रतिदिन कोई ना कोई डेथ, असमय मृत्यु का कारण ये दोनों बीमारियां हो रही थी। इसलिए मैंने उस समय इस पर इंटरेस्ट शो किया कि कैसे उस समय इन बीमारियों के प्रति, विशेषकर एड्स के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां भी समाज में थी, और ये बहुत भयावह जानलेवा बीमारी के रूप में सामने आया था। मैं इथियोपिया में रहते हुए, यूनाइटेड नेशंस के साथ कार्य करते हुए, मुझे मौका लगा कि मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल गया, जॉन हॉपकिंस मेडिकल इंस्टीट्यूट गया। वहाँ म्यूर्स क्लिनिक होता है जिसमें HIV एड्स के रोगियों की ट्रीटमेंट होती थी। उस समय चूँकि बहुत कम दवाइयाँ थी, बहुत मृत्यु दर अधिक था, इसलिए बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, और साथ ही साथ पेशेंट्स के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। तो उन सबों को दूर करने के लिए विशेष ट्रेनिंग हम लोगों की हुई, और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इन बीमारियों में ज़्यादा होने लगा, क्योंकि इनमें बहुत सारे चिकित्सक इन रोगियों को देखने से कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे थे उस समय, भ्रांतियों के कारण से। और कहीं न कहीं इन पेशेंट की रोगों की उपचार भी होनी आवश्यक थी। तो ऐसे में मैं उस समय इन विशेषकर इन रोगों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और इस पर मैं आगे भी कार्य करने को सोचा। और भारतवर्ष में आकर के जब 2002 में मैं लौटा भारतवर्ष, उस समय मैं टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में यहाँ WHO के साथ कंसल्टेंट था, और यहाँ पर टीबी की भयावहता को मैंने बहुत नज़दीक से देखा, और मैंने निश्चय किया कि मैं इन दोनों बीमारियों पर अन्य बीमारियों के साथ साथ विशेष ध्यान दूंगा। बहुत अच्छा लगा सर ये जान कर के आपने अपनी सेवा विदेशों में दी और देश का नाम रोशन किया। बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद सर। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा सर के साथ, वो लाइव स्ट्रीमिंग होगा, और यानी कि लाइव चैट करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे। और जो भी चिकित्सक हैं हमारे देश में, जो देश की बीमारियों के इलाज में अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें सर का एक अलग ढंग का योगदान होगा, और वो लाइव चैट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं दूसरे प्रश्न की तरफ चलता हूँ। सर, जैसा कि मैंने मीडिया रिपोर्ट में पाया है कि 1400 लोग, यानी 1400 बीमार लोग प्रतिदिन टीबी से मर रहे हैं। तो इस आलोक में मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि बिहार में टीबी जैसी बीमारी की क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति सर? जी, देखिए, बिहार में टीबी बहुत भयावह रूप में है, और पहले से कुछ कंट्रोल पे आ रहा है, लेकिन आज के दिन भी
ये अभी कंट्रोल पे पूरी तरह से नहीं आ पाया है। और बिहार के अंदर भी बहुत बड़ी जनसंख्या इस बीमारी से प्रभावित है। टीबी एक ऐसा रोग है जो फेफड़े को पहले सबसे कॉमनली प्रभावित करता है और फेफड़े के द्वारा खांसी और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा वातावरण में फैलता है। और एक टीबी का रोगी एक साल में करीब करीब 12 से 14 नए रोगियों को जन्म दे सकता है, क्योंकि उसके खखार में, खांसी में, वातावरण में कीटाणु फैलते हैं और वो दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। और जानकारी के अभाव में और शिक्षा के अभाव में और उसके साथ साथ गरीबी के कारण से, कुपोषण के कारण से और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में जांच के अभाव से ये बीमारियां अभी तक कंट्रोल पे नहीं आई हैं। लेकिन आज के दिन में बहुत सारे सुदूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी माइक्रोस्कोपी सेंटर की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, जहाँ की खखार की निःशुल्क जाँच होती है और पूरी तरह से निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं सरकार के द्वारा। और अभी हाल के दिनों में आयुष्मान भारत को भी मजबूत करते हुए टीबी के रोगियों के लिए 500 रुपये प्रति माह के दर से उनको मानदेय भी देने की बातें कही गई हैं, जिसमें कि उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो पाए, खान पान पूरा हो पाए और साथ में निःशुल्क की दवाइयाँ ले पाएँ। इतनी सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं, लेकिन फिर भी अभी जानकारी के अभाव में बहुत लोग की ट्रीटमेंट पूरी नहीं हो पा रही है और ये बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले ध्यान देने की बात होती है कि किसी भी व्यक्ति को 2 सप्ताह से ज़्यादा यदि खांसी आ रही है, तो उसे निःशुल्क अपने खखार की जांच जरूर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या किसी भी चिकित्सा केंद्र पर करा लेनी चाहिए। सरकार के द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और यदि उसमें टीबी के कीटाणु पाए जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से पूरी दवाई का कोर्स करना चाहिए, बीच में कतई कोर्स नहीं छोड़नी चाहिए दवाइयों की। नहीं तो यदि अगर दवाई बीच में खाते हैं, छोड़ते हैं, तो उससे गंभीर टीबी होने की संभावनाएं हो जाती हैं। सर, ये जानकारी में सबसे सर जानकारी ये अच्छी लगी कि आपने बताया कि 500 रुपये गरीबों को दिए जा रहे हैं पोषण के लिए। ये बहुत अच्छी जानकारी है। दर्शकों, इस चैनल से जुड़े रहें और सर के जो सूचनाएं ना सर ने दी है वो काफ़ी लाभदायक है और इसका लाभ आप ले सकते हैं। चलिए मैं सर से दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि सर, आधुनिक भारत और आधुनिक बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है और चिकित्सा में भी काफ़ी वैज्ञानिक शोध हुए हैं और वैज्ञानिक तकनीक भी आ गई है। इसके बावजूद भी टीबी का जो निराकरण है नहीं हो पाया है। कहा जाता है कि टीबी के कई रूप सामने आए हैं और ये आप तो बेहतर इस पर प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा इस पर सर ब्रीफ करते हैं। जी, अभी जो दो आपने सही कहा, जो टीबी एक ऐसा कीटाणु है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, बेसिलाई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और सबसे गंभीर चुनौती ये होती है कि टीबी शरीर के किसी अंग को प्रभावित करता है। कॉमनली ये फेफड़े को प्रभावित करता है और उससे एक से दूसरे में संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन उसके इतर, उसके अलावे ब्रेन को करता है, ब्रेन का ट्यूबरकुलोमा, ब्रेन की टीबी होती है, आँखों की टीबी होती है, फेफड़ों की तो बात हो ही गई, ग्लैंड टीबी होती है, पेट आंतों की टीबी होती है, जोड़ की टीबी होती है, रीढ़ की टीबी होती है, किडनी की टीबी होती है, त्वचा की टीबी होती है। ऐसा कोई अंग नहीं है जिससे टीबी का कीटाणु प्रभावित नहीं करता है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग टीबी से समझते हैं कि इसको खांसी नहीं हो रही है, मुंह में ब्लड नहीं आ रहा तो टीबी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। पेट के आंत की भी टीबी बहुत कॉमन होती है, जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी होता है समय रहते। और इसके कारण से क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारे टीबी के रोगियों की पहचान नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ है, जो अन्य टीबी के जो तरफ जो पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जिसके बारे में बात की कि फेफड़ों की टीबी और फेफड़ों के इतर की टीबी, उसके अलावा जो टीबी के रूप, जो गंभीर रूप सामने आ रहे हैं, वो इस कारण से आ रहे हैं कि टीबी के की जो दवाइयाँ चलती है, बहुत लंबी दवाइयाँ चलती हैं। कम से कम 6 से 9 महीने की दवाइयाँ चलती हैं टीबी के रोगियों में। लेकिन अगर किसी को लक्षण में सुधार 2 ही 3 महीने में आने लगता है, तो बहुत बार ऐसा होता है, देखा जाता है समाज में, कि वो लोग दवाइयों को छोड़ देते हैं या इरेगुलरली खाते हैं, कभी खाए कभी नहीं खाए। वैसी परिस्थिति में टीबी के कीटाणु जो होते हैं वो प्रतिरोधक क्षमता अपना लेते हैं और सामान्य दवाइयों से फिर वो अपने को प्रतिरोधक हो जाते हैं और उनसे उनकी सुनवाई नहीं होती है। वैसे टीबी को, जिसमें कि सामान्य टीबी की दवाइयों से टीबी के कीटाणु जो है प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लिए हैं, उन्हें एमडीआर टीबी कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। उसमें क्या होती है कि प्रथम पंक्ति की 2 सामान्य दवाइयाँ जो होती हैं, सबसे अच्छी दवाइयाँ जो होती हैं टीबी की, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाज़ाइड, उससे वो कीटाणु प्रतिरोधक हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दवाइयों के सेवन के बाद भी वो कीटाणु बढ़ता जाता है और एमडीआर टीबी यदि बढ़ी भी है
तो उसमें 50% से ज़्यादा की मृत्यु दर हो सकती है। ये गंभीर टीबी होता है, और अगर किसी को एमडीआर टीबी हो गया तो उसकी दवाइयाँ कम से कम 1.5 से 2 साल चलती हैं, और 2 साल में भी बहुत कड़ी दवाइयाँ चलती है, बहुत कॉस्टली दवाइयाँ चलती हैं। और अभी जो देखा जा रहा है कि एमडीआर टीबी से भी गंभीर टीबी के रूप जो सामने आ रहे हैं समाज में, वो एक्सटीआर टीबी कहते हैं, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसमें क्या होता है कि यदि पहली प्रथम पंक्ति की दोनों दवाइयों से प्रतिरोधक क्षमता तो वो टीबी का कीटाणु डेवलप कर ही चुका है, साथ ही साथ दूसरी पंक्ति की भी जो 2 महत्वपूर्ण दवाइयां हैं, क्विनोलॉन्स कहते हैं और दूसरी इंजेक्टेबल्स कहते हैं, जिसमें कि कानामाइसिन, एमिकासिन की सुई होती है, और क्विनोलॉन्स जो होते हैं जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन की दवाइयां होती हैं। इन दोनों से भी प्रतिरोधक क्षमता जब डेवलप कर लेता है तो उसे हम लोग एक्सटीआर टीबी कहते हैं, और ये बहुत प्राणघातक टीबी का रूप होता है। अगर किसी को एमडीआर या एक्सडीआर टीबी है तो समाज में एमडीआर और एक्सडीआर टीबी फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए ये और बड़ी चुनौती हमारे समाज में उत्पन्न करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये एमडीआर और एक्सटीआर जो टी बताया, ये हमारे जो दर्शक हैं उन्हें उन्हें उनके लिए बहुत अच्छा नॉलेज है, और दर्शकों को इस नॉलेज का न सिर्फ लाभ उठाना चाहिए बल्कि और भी दर्शकों को ये बताना चाहिए। और हमारे वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश के बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको टीवी के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, और जैसे सर ने बताया कि एमडी और एक्सटीआर निश्चित रूप से ये सर के द्वारा दिया गया अमूल्य जानकारी है, और इस जानकारी को शेयर करके ही हम अपने समाज को आयुष्मान भारत समाज बना सकते हैं। तो सर अगले प्रश्न के रूप में ये मैं पूछना चाहूँगा, इतनी भयावह स्थिति है तो इस भयावह स्थिति को यानी कि टीबी की बीमारी को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए क्या उपचार होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो इसके लक्षण को जानना आप सबको बहुत आवश्यक है। अगर यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी हो रही हो, यदि किसी व्यक्ति को कमजोरी हो रही हो, वजन घट रहा हो, किसी व्यक्ति को रीढ़ में, पेट में दर्द हो रहा हो, अपच हो रहा हो बार बार, हल्की बुखार आती हो, ये सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को लक्षण आ रहा है तो उसकी संपूर्ण जांच अपने चिकित्सीय केंद्र पर जाकर के चिकित्सक के द्वारा दिखा करके जरूर से करा दें। समय रहते यदि आप टीबी की जांच करा लेते हैं और टीबी की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो आप निश्चित रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन यदि ये टीबी का रोग बढ़ता जाता है और आप उस अपने लक्षणों को नज़रअंदाज करते हैं तो वो गंभीर रूप भी ले सकता है। इसके रोकथाम के लिए इन लक्षणों के, अगर किसी को भी ये लक्षण है, आपके मोहल्ले, टोले, गांव, बासिंदों में, पड़ोसी में कोई भी व्यक्ति लगातार अगर खांस रहा है तो उन्हें प्रेरित करें कि जाकर के निःशुल्क में खखार की जांच जरूर से करा लें निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ पर फ्री में जांच हो जाती है। उसके अलावे आपकी ये ड्यूटी भी बनती है कि वो अगर उसे खखार में टीबी निकल जाती है तो वो पूरा कोर्स करे, क्योंकि यदि कोर्स बीच में, दवाइयों का कोर्स बीच में छोड़ देगा तो फिर उससे प्रतिरोधक टीबी बनने की संभावनाएं होंगी, बढ़ने की संभावनाएं होंगी, जो हम आप सभी को समाज में कुप्रभावित करेंगी आगे चल करके। तो इसलिए उनकी कंप्लीट ट्रीटमेंट की भी के लिए प्रेरित करना भी हम लोग का काम होता है। और इसके रोकथाम के लिए 2-3 उपाय पर बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले कि धूप जो है वो टीबी का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो कहीं भी घर जब बने, खिड़कियां रहें, हवादार रहे, धूप आते जाते रहे उसमें, और साथ साथ पोषण पर अपने ध्यान रखना है। कुपोषित व्यक्तियों के शरीर में टीबी का कीटाणु आसानी से पलता फूलता है, तो अपने पोषण पर, अपनी न्यूट्रिशन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसके अलावे यत्र तत्र न थूके। किसी को भी खांसी हो रही है, अगर वो सही कहीं भी थूक देता है तो उससे क्या होगा कि समाज में, वो वातावरण में कीटाणु फैलेंगे, वहाँ पर वो जहाँ पर भी वो ये तत्र थूकता है अगर, तो वहीं पर उसके कीटाणु बहुत देर तक रहेंगे और हवा के द्वारा वो कभी फैल करके किसी के फेफड़ों में भी जा सकते हैं। तो यत्र तत्र न थूके। और जितने बच्चे हैं उनको बीसीजी का टीकाकरण अवश्य कराएं। वो गंभीर टीबी के रोग होने से बच्चों का बचाव करता है। तो बीसीजी का टीकाकरण नवजात बच्चों में। उसके अलावे खान पान पर ध्यान, धूप घर के अंदर आता जाता रहे, खिड़कियां रहें जिससे हवादार रहे, इसका ध्यान। और इसके साथ साथ हाइजीन पर्सनल मेंटेन करना है कि कहीं इधर उधर न थूकें। और इसके अलावे अगर किसी भी व्यक्ति को 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी हो रही हो, कोई और लक्षण आ रहे हों जिसमें गिल्टियाँ हो गले में, पेट में दर्द होता हो, बार बार जॉइंट्स में पेन होता हो, इस तरह के का शरीर कमज़ोर हो रहा हो, वजन घट रहा हो, हल्की फीवर आ रही हो बार बार शाम के शाम, तो इन सबों को तुरंत में जांच कराएं। और अगर आप तुरंत जांच करा करके तुरंत दवाइयों का सेवन करते हैं तो आप पूर्णतः टीबी से क्योर हो सकते हैं, पूर्णतः उसका इलाज संभव है। सर एक और प्रश्न है, डॉट्स सर क्या है? डॉट्स हम लोग टीबी के एक विधा को कहते हैं जिसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म कहते हैं।
डॉट्स का फुल फॉर्म यही होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म। इसका मतलब है कि पहले क्या होता था कि टीबी के रोगियों को 1 महीने 2 महीने की दवाइयाँ एक साथ दे दी जाती थी। उसमें देखा गया कि बहुत सारे लोग दवाइयाँ तो ले जाते थे, लेकिन वो दवाइयाँ खाते नहीं थे और कभी खाए कभी नहीं खाए। उससे उनके भूल जाने से या फिर नहीं खाने से समय पर दवाइयाँ प्रतिरोधक टीबी की रोगियों की संख्या बढ़ने लगी समाज में। तब देखा गया कि एक ऐसी विधा दी जाए जिसमें निःशुल्क दवाइयाँ तो प्रदान की जाएँ, लेकिन सामने में ही दवाई खिलाई जाए। जो स्वास्थ्य कर्मी उनके सामने में ही पेशेंट को दवाई दी जाए और उसी मेथड को जिसमें कि पेशेंट को स्वास्थ्य कर्मी सामने ही दवाइयों को खिलाता है, उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट कहते हैं। हम प्रत्यक्ष से देख रहे हैं कि वो दवाई खा लिया है। इसमें दवाइयाँ मिस करने की संभावनाएं कम होती हैं। सर काफ़ी अच्छा लगा कि आपने टीबी के बारे में और टीबी के रोकथाम के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। और जहाँ तक मैंने पाया है मीडिया में, आपने सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि एक एनजीओ के स्तर पर भी आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं। और आपने जो पहल किया, इवन कि आपने एनजीओ का नाम भी पहल दे दिया है, तो थोड़ी सी जानकारी मैं उस एनजीओ के बारे में भी जानना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक लाभान्वित हो सके। जी, हम लोग सात मित्र हम लोग सोचे कि एक पहल एनजीओ के द्वारा हम लोग की क्षमता में जितनी भी चीज़ें हैं उसके आधार पर हम लोग समाज में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते रहें। हम लोग कहीं से कोई संपोषित नहीं है, कोई गवर्नमेंट से या कहीं से बाहर से कोई फंड नहीं लेते हैं। हम लोग अपने ही सातों दोस्त प्रैक्टिकली हम लोग अपने अपने स्तर पर जितना सक्षम हो पाता है, जितना संभव हो पाता है हम लोग के दोस्त द्वारा, हम लोग उसको डोनेट करते हुए हम लोग वीकली या 15 दिनों पर एक बार जरूर समाज में जा कर के या फिर फ्री में शुगर की टेस्ट कराएं या फिर टीबी की टेस्ट कराएं, एचआईवी की टेस्ट कराएं, हेपेटाइटिस बी की टेस्ट कराएं, हेपेटाइटिस सी की टेस्ट कराएं, या कभी कोई बहरेपन के शिकार हैं, गरीब हैं, उन्हें फ्री में हियरिंग एड डिस्ट्रीब्यूट कराएं। इस तरह के कार्य हम लोग लगातार आज एनजीओ की स्थापना के बाद से करते आ रहे हैं। और आज 16 तारीख है जब रिकॉर्डिंग हो रही है, आज हमारे क्लिनिक पर भी निःशुल्क में बोन मिनरल डेंसिटी, कैल्शियम की जांच, हड्डियों के घनत्व की जांच, हेपेटाइटिस बी और सी की जांच अभी चल रही है हमारे कंकड़ बाबू क्लिनिक में पहल के द्वारा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा कि आपने जो जी बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। और मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शकगण हैं, सर के इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। और जब यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कहीं लाइक करेंगे और दूसरों को फॉरवर्ड करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज एक आयुष्मान समाज का निर्माण करके आगे बढ़ेगा और हमारे एक दृढ़ विश्वास के साथ एक विकसित भारत का निर्माण होगा। और विकसित भारत के एक मजबूत पिलर के रूप में डॉक्टर सर हमारा योगदान दे रहे हैं, हमारे समाज को योगदान दे रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। सर के साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। सर को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, दर्शकों की तरफ से प्रणाम करता हूँ। आगे अगर हम लोग का प्रोग्राम अगर हमारे देश को लाभान्वित करेगा तो मैं चाहूँगा सर फिर से आप अपना अमूल्य समय दें। थैंक यू सर। थैंक यू।